हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कामत समिति किस कारण गठित किया गया था? ऑप्शन ए वित्तीय सुधार के लिए, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार के लिए, ऑप्शन सी न्यायिक सुधार के लिए, ऑप्शन डी कृषि सुधार के लिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से दबाव आई कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए दिग्गज बैंकर केवी कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति 30 दिन के अंदर आरबीआई को अपनी सिफारिश सौंपेगी। आरबीआई इन सिफारिशों को यदि जरूरी हुआ तो कुछ सुधार के साथ अधिसूचित करेगा। समिति कोरोना वायरस की वजह से दबाव वाली कर्ज संपत्ति के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड सुझाएगी। समाधान रूपरेखा के तहत रिजर्व बैंक को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना था, जो जरूरी वित्तीय मानदंडों पर अपनी सिफारिशें देगी। इसे क्षेत्र विशेष के लिए बेंचमार्क के आधार पर समाधान योजना में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति 1500 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के दबाव वाले खातों के लिए इस रूपरेखा के तहत समाधान योजना की प्रक्रिया का अनुमोदन भी करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन शामिल होंगे। इसके अलावा अश्विन पारेख समिति के रणनीतिक सलाहकार होंगे। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्तीय सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हसमुख अधिया, ऑप्शन बी विपुल बंसल, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। देखिए, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। श्री कुमार को कई क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 30 वर्ष का अनुभव है। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना पर विशेष रूप से कार्य किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख है। एक चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे केवल उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, अर्थात सदन के दोनों सदनों को अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव पारित करना होगा। निर्वाचन आयोग संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री के द्वारा कौन सी वस्तु के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मणिक। देखिए, उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया लॉन्च कर दी है। इसमें उन सभी ज्वेलरों और उभरते उद्यमियों को फायदा होगा जो हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके केंद्र पहले से चल रहे हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग की व्यवस्था अब एक स्वैच्छिक ही रही है, लेकिन अगले वर्ष जून से यह अनिवार्य हो जाएगी। इसके बाद से सोने के जितने भी गहने जेवर बेचे जाएंगे उसमें हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा। बात करें हॉलमार्किंग की, तो हॉलमार्किंग का मतलब यह है कि ज्वेलरी पर यह लिखना अनिवार्य हो जाएगा कि वो कितने कैरेट की है। इसमें गहनों की शुद्धता के मामलों में ज्वेलरों से कहे पर ही भरोसा करने को मजबूर नहीं रहना पड़ेगा, जैसा कि अब तक होता रहा है। वर्तमान में देश भर में 334 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग के 921 केंद्र है, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं होने की वजह से ज्वेलर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में वर्तमान समय में तमाम वित्तीय गड़बड़ियों की सही जांच की रिपोर्ट के लिए कौन से संस्थान के द्वारा फाइनेंशियल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड का गठन किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स, ऑप्शन सी कंसल्टेंसी कमेटी ऑफ अकाउंटेंसी बॉडीज, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देश में पहली बार फाइनेंशियल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है। इसके लिए करीब 1 दर्जन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस साल के अंत तक इन्हें तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंट के लिए फाइनेंशियल
फॉरेंसिक के अंतर्गत इन मानकों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। विश्व में अभी कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में ही इसके कुछ मानक लागू है। ICAI इन मानकों को वर्तमान दौर की सभी जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रहा है। कमेटी के चेयरमैन कानपुर से ICAI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर मनु अग्रवाल हैं। देश में वर्तमान समय में तमाम वित्तीय गड़बड़ियों की जांच फाइनेंशियल फॉरेंसिक के तहत होती ही रही है, लेकिन अभी इसके लिए कोई मानक नहीं है। अभी अपने अपने तरीके से मिले डेटा का विश्लेषण और जांच करते हैं। फाइनेंशियल फॉरेंसिक के लिए कोई मानक तय न होने से कई बार रिपोर्ट भी अलग अलग हो जाती है। इसे देखते हुए ICAI ने अपने डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस बोर्ड की कोई जिम्मेदारी सौंपी ताकि देश में वित्तीय गड़बड़ियों से होने वाली फॉरेंसिक जांच की सही रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तुर्की ने हागिया सोफिया के बाद एक और प्राचीन चर्च को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। यह प्राचीन चर्च का नाम क्या है? ऑप्शन ए सेविया, ऑप्शन बी बेसिल, ऑप्शन सी आया दफाया, ऑप्शन डी चोरा। देखिए, हाल ही में तुर्की ने हागिया सोफिया के बाद एक और प्राचीन चर्च चोरा को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। हागिया सोफिया के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने एक और प्राचीन चर्च चोरा को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। बात करें चोरा चर्च के बारे में, तो चोरा चर्च तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित है, जिसे कारी संग्रहालय भी कहते हैं। मध्यकाल का चोरा चर्च शहर की प्राचीन दीवारों के नजदीक मौजूद है, जिसमें 14वीं शताब्दी की बाइजेंटाइन मोजाइक और भित्ति चित्रों में बाइबल की कहानियों के दृश्य दिखाए गए हैं। ओटोमन तुर्क द्वारा 1453 में जीत के बाद इसे मूल रूप से कारी मस्जिद में बदल दिया गया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह कारी संग्रहालय बन गया और 1958 में फिर इसे चर्च के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खोल दिया गया। इस आदेश के बाद अब इस्तांबुल में एक लोकप्रिय चोरा चर्च, जिसे कारी संग्रहालय भी कहते हैं, को मस्जिद में बदल दिया गया है। इसमें एक और चर्च के बारे में जिक्र किया गया है, हागिया सोफिया के बारे में। तो हागिया सोफिया के बारे में बता देते थे कि कुछ महीने पहले राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया था। तुर्की के इस्तांबुल में एक भव्य संरचना वाली इमारत हागिया सोफिया संग्रहालय है। हागिया सोफिया का तात्पर्य पवित्र विवेक होता है, अर्थात ऐसा स्थान जहां व्यक्ति सभी प्रकार की बुराइयां एवं वासनाओं से के ऊपर उठ जाता है। यह भव्य इमारत बॉस्फोरस जलसंधि के पश्चिम किनारे पर है। बॉस्फोरस जलसंधि एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस जल संधि के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ यूरोप है, इसलिए इस संग्रहालय को दोनों महाद्वीपों में काफी प्रसिद्धि मिली है। लगभग 1500 वर्ष पुरानी यह इमारत यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए गठित चयन समिति की अगुवाई किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी मुकुंदम शर्मा, ऑप्शन सी इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन डी प्रतीक प्रकाश बनर्जी। देखिए, जस्टिस मुकुंदम शर्मा की अगुवाई में चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 29 खिलाड़ियों के नाम मंत्रालय के पास भेजे थे, जिसमें से 27 को ही इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस सूची में साक्षी मलिक और मीराबाई चानू का नाम भी शामिल था, लेकिन इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने का अंतिम फैसला खेल मंत्री किरण रिजिजू पर छोड़ दिया गया था। इन दोनों को पहले ही खेल रत्न मिल चुका था, इनके नाम शामिल करने की आलोचना भी हुई थी। ठीक है, बात करें इसमें आयोजन के बारे में, तो ये आयोजन जो है वो वर्चुअल होगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित होगा, जहां चयनित एथलीट, कोच और अन्य विजेता राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण केंद्र में इकट्ठे होने के बाद राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुकुंदकम शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के घनघोर जंगल में लगभग 1000 वर्ष पुराने किले के अवशेष मिले हैं। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य में लगभग 1000 वर्ष पुराने किले के अवशेष मिले हैं। वर्गाकार बावली और ईंटें किले की भव्यता के संकेत दे रही है। प्राथमिक तौर पर अनुमान है कि वो राजा बालम के समय से बना 11वीं सदी का किला है।
तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के घनघोर जंगल में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का यह क्षेत्र अभी तक अनछुआ था। तमोर पहाड़ गौरवशाली अतीत को समेटे हुए हैं। पहाड़ के नीचे रहने वाले कुछ लोग इस तथ्य से वाकिफ थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कहीं यह बात सामने आई है। एक पखवाड़ी पहले वनकर्मियों के जरिए शीर्ष अधिकारियों तक यह बात पहुंची। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर मिले किले के अवशेष में बावली और कुंड भी हैं। सरगुजा के वन संरक्षक A.S. कवेर ने बताया कि विभाग उक्त स्थल को संरक्षित करने की योजना बना रहा है। गौरवशाली अतीत पर शोध भी होगा। पहाड़ के ऊपर जंगल में कई मीटर लंबी दीवार बनी हुई है। इसका निर्माण काफी लंबी चौड़ी ईंटों से किया गया है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बावली और पानी के कुंड भी नजर आते हैं। पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। देखिए, तमोर अभ्यारण्य का यह पहाड़ बालम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में रेवांचल के शासक राजा बालम के साथ किंवदंती भी जुड़ी है। शासन क्षेत्र के विस्तार के दौरान इस पहाड़ी पर भी किला बनाने की बात कही जाती है। संभव है राज्य विस्तार से पहले पहाड़ को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण कराया गया हो। अभी यह शोध का विषय बन गया है। बात करें तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में तो 1978 में स्थापित अंबिकापुर वाराणसी राजमार्ग के 72 किलोमीटर पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, जहां पर डांडकरवा बस स्टॉप है। 22 किलोमीटर पश्चिम में रमकोला अभ्यारण्य परिक्षेत्र का मुख्यालय है। यह अभ्यारण्य 608.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बनाया गया है, जो वार्डफनगर क्षेत्र उत्तरी सरगुजा वन मंडल में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसके मुख्यतः शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, वॉर्किडियर, चिंकारा, कौड़, जंगली सुअर, भालू, सोन कुत्ता, बंदर, खरगोश, गिलहरी, सियार, नेवला, लोमड़ी, तीतर, बटेर, चमगादड़ आदि मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में NHAI के द्वारा स्थान विकास प्रजातियों के वितरण, रखरखाव, गतिविधियों और उपलब्धियों के लिए कौन से मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सुरक्षा पथ, ऑप्शन बी सफर, ऑप्शन सी हरित पथ, ऑप्शन डी सौंदर्य। देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। NHAI ने स्थान विकास प्रजातियों के वितरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से NHAI पौधों की वृद्धि और उनकी सेहत पर नजर रखेगा तथा हर 3 महीने में पौधों के डेटा के साथ तस्वीरें ऐप पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए NHAI बिग डेटा एनालिटिक्स तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। हरित पथ मोबाइल ऐप की शुरुआत देश भर में ग्रीन हाईवे के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए भी की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हाल ही में हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है, जो देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे स्थानों की पहचान की है और वो अपने किए जा चुके संपूर्ण पौधरोपण और इन स्थानों पर लगाए जाने वाले पौधों का डेटा बेस बना रहा है। बात करें NHAI की तो NHAI का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। इस प्रकार यह एक वैधानिक निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरित पथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली कैंट, ऑप्शन बी मेरठ कैंट, ऑप्शन सी झांसी कैंट, ऑप्शन डी जालंधर कैंट। देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड जालंधर कैंट रहा है। इसके बाद दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, लैंसडाउन कैंट, वाराणसी कैंट, झांसी कैंट, महो कैंट, देहू रोड कैंट, डलहौजी कैंट और सेंट थॉमस माउंट कैंट रहे हैं। बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड की तो कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी परिषद, छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 में छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में देश भर में 62 छावनी बोर्ड है। इन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है।
छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगर पालिका के समान होते हैं। यह अनिवार्य कार्यों एवं वैचारिक कार्यों में वैधानिक रूप से श्रेणीबद्ध है। आय के साधनों में दोनों कर एवं गैर कर राजस्व शामिल है। छावनी परिषद की कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह परिषद और इसकी समिति के सारे प्रस्तावों एवं निर्णयों को लागू करता है और इस प्रयोजन हेतु गठित केंद्रीय कैडर से संबंध होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जालंधर कैंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग के कौन से कार्यदल ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए रमेश चंद, ऑप्शन बी डॉक्टर वी के पॉल, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी वी के सारस्वत। देखिए, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अगुवाई वाले कार्यदल ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। कार्यदल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उद्योग को एक अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य में रखना आवश्यक है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम चीनी की कीमत में 33 रुपये प्रति किलोग्राम की एकमुश्त बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कार्यदल की इस रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप दिया गया और इसे 20 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया गया। कार्यदल ने सुझाव दिया है कि किसानों को कम पानी वाली सघन फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि लगभग 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। किसानों को उनके गन्ना उत्पादन की उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला शुरू किया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश चंद। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।